नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 44 एडी के अंतर्गत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है, कौन व्यक्ति इसे ऑप्ट कर सकते हैं, टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट क्या होती है, आईटीआर कैसे फाइल करनी है इस केस में और इससे जुड़े हुए केस लॉज क्या हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या है, सेक्शन 44 एडी के अंतर्गत है। फ्रेंड्स, सेक्शन 44 एडी इनकम टैक्स का यह कहता है कि जो छोटे टैक्स पेयर हैं उनकी कंप्लायंस कॉस्ट रिड्यूस की जाए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इसलिए यहाँ पे जो स्पेसिफाइड पर्सन है उनकी जो टोटल रिसीट होती है या टर्नओवर होती है स्पेसिफाइड बिजनेस से, यदि वो 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में उन्हें सिर्फ स्पेसिफाइड परसेंटेज अपनी टर्नओवर या ग्रोस रिसीट का डीम्ड इनकम शो करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में और उसके ऊपर टैक्स पे करना है। इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाएगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44 एडी के क्या बेनिफिट हैं? यदि एलिजिबल एसएससी एलिजिबल बिजनेस में इंगेज है, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिटेल में, यदि उसकी बिजनेस से जो टोटल टर्नओवर है या ग्रोस रिसीट है वो उसका 8% अमाउंट डीम्ड इनकम के तौर पे दिखा देता है, या फिर यदि उसे जो टर्नओवर या ग्रोस रिसीट है वो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी कि बैंकिंग चैनल से मिली है, इनकम टैक्स रिटर्न को जो फाइल करने की ड्यू डेट है उस डेट तक वो यदि आईटीआर में ये दिखा देता है और उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स वो पे कर देता है, तो उस केस में उसे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता होती है। क्या टैक्स पेयर के लिए सेक्शन 44 एडी की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करना मैंडेटरी है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये स्कीम ऑप्शनल है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो जो डीम्ड इनकम है यानी कि 8% या 6% डिजिटल के केस में उससे भी कम इनकम आप दिखा सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग और टैक्स ऑडिट कराना होता है। प्रिजम्पटिव स्कीम के अंतर्गत इनकम टैक्स किस प्रकार पे करना होता है, इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए ABC एक एलिजिबल एसएससी है जो कि एलिजिबल बिजनेस करता है 44 एडी के अकॉर्डिंग, जिससे कि हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस बिजनेस से उसकी टर्नओवर फाइनेंशियल 2021 में 1 करोड़ 50 लाख है, जिसमें से कि 25 लाख चेक के द्वारा उसे रिसीव हो गया है फाइनेंशियल 2021 में ही, 50 लाख रुपये रिसीव किया गया है कैश के द्वारा फाइनेंशियल 2021 में, 25 लाख रिसीव हुआ है चेक के द्वारा। ये इनकम टैक्स रिटर्न को जो फाइल करने की ड्यू डेट है उसे पहले रिसीव हो गया है और 50 लाख रुपीज़ रिसीव नहीं हुआ है और जो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है वो ओवर हो चुकी है। तो इस केस में प्रिजम्पटिव इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए? इस केस में आपको 2 टैक्सेबल इनकम लेनी है, यानी कि जहाँ पे कि आपको 8% डीम्ड इनकम लेनी है और जहाँ पे 6% डीम्ड इनकम लेनी है। तो यदि अमाउंट चेक के द्वारा रिसीव हो गया है ड्यू डेट को फाइल करने तक इनकम टैक्स की रिटर्न को उस डेट तक, तो वो अमाउंट पे आप 6% कैलकुलेट करेंगे डीम्ड इनकम, अदरवाइज़ आपको 8% कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो चेक के द्वारा अमाउंट रिसीव हो गया है फाइनेंशियल 2021 का ड्यूरिंग द ईयर या फिर टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, उस पर तो आप 6% डीम्ड इनकम लेंगे और बैलेंस इनकम पे यानी कि जो 1 करोड़ है उस पर 8%। तो इस प्रकार 8 + 3 यानी कि 11 लाख की आपको डीम्ड इनकम लेनी है 44 एडी के अंतर्गत है। आप इसे ज़्यादा इनकम भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतनी इनकम आपको दिखानी होगी। अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न किस प्रकार फाइल करनी होती है यदि आपकी प्रिजम्पटिव स्कीम के अंतर्गत इनकम आप रिपोर्ट करना चाहते हैं 44 एडी के अंतर्गत है। इस केस में आपको ITR 4 फाइल करनी है सुगम, जहाँ पे कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत ये शेड्यूल दिया गया है, जहाँ पे कि आप ग्रोस टर्नओवर या ग्रोस रिसीट दिखाएंगे। यहाँ पे आपको बाइफिकेशन करना है कि आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू कितनी टर्नओवर और ग्रोस रिसीट हुई है और किसी और मोड से यानी कि कैश में कितनी हुई है। क्योंकि यदि आपको डिजिटल मोड से ये टर्नओवर या रिसीट मिली है तो उस केस में आप 6% डीम्ड इनकम दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको 8% डीम्ड इनकम दिखानी है। आप इसे ज़्यादा भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इस डीम्ड इनकम से कम दिखाएंगे तो उस केस में आपको टैक्स ऑडिट कराना होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं सॉफ्टवेयर के द्वारा ITR 4 फाइल कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे आपकी लेफ्ट हैंड साइड में ये बिजनेस एंड प्रोफेशन की टैब दी गई है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ बिजनेस टर्नओवर सेक्शन 44 AD दी गई है आपकी राइट हैंड साइड में। यहाँ पे 3 डॉट दिए गए हैं, इसे आपको क्लिक करना है। जिसके बाद के यहाँ पे ये एंट्रीज आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे हम 2 एंट्री लेंगे क्योंकि एक कैश के लिए एक डिजिटल के लिए। तो यहाँ पे हमें जो कैश में ग्रोथ रिसीट हुई है इस एग्जांपल में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो है 1 करोड़ रुपया है कैश में, और जो डिजिटल मोड से टर्नओवर हुई है वो 50 लाख रुपया है। तो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अकॉर्डिंगली यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा प्रिजम्पटिव स्कीम के अंतर्गत। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव बटन दबाना है। तो यहाँ पे देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो टैक्स की कैलकुलेशन आ गई है, यहाँ पे टोटल टैक्स आ गया है। यदि आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो उस केस में ये जो स्क्रीन है टोटल टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टैक्स के स्लैब रेट हैं वो इनकम के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो गया है। आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो ले सकते हैं, इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। दोस्तों यहाँ पे केस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए किसी टैक्स पेयर की जो एक्चुअल इनकम है वो डिक्लेयर्ड इनकम से ज़्यादा है, यानी कि जो 8% उसने डिक्लेयर किया उससे भी ज़्यादा है। क्या इनकम टैक्स ऑफिसर उस इनकम पे टैक्स लगा सकता है? फ्रेंड्स, इसके लिए हाई कोर्ट ने सेक्शन 44 AE के अंतर्गत जजमेंट दी है जो कि सेम है, यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो ट्रक ओनर्स के लिए एप्लीकेबल होती है। उस केस में ये कहा गया है कि जो एक्चुअल इनकम है वो ज़्यादा हो सकती है जो प्रिजम्पटिव इनकम है जिस पे कि टैक्स दिया गया है। इस केस में भले ही एक्चुअल इनकम ज़्यादा है उस पर इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स नहीं लगा सकता है, क्योंकि टैक्स पेयर के द्वारा ऑलरेडी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत टैक्स दे दिया गया है। तो इसके बेस पे कहा जा सकता है कि सेक्शन 44 AD के अंतर्गत भी यदि टैक्स पेयर 8% या 6% डिजिटल टर्नओवर के केस में टैक्स पे कर देता है तो फिर इनकम टैक्स ऑफिसर किसी और इनकम हेड के अंतर्गत ये इनकम टैक्स नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 44 AD स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए ही क्लेम किया जा सकता है, यानी कि एलिजिबल बिजनेस का मतलब है कि टैक्स पेयर कोई भी बिजनेस कर रहा हो सेक्शन 44 AE को छोड़कर, यानी कि बिजनेस सप्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेजेस, यानी कि जो ट्रक ओनर के लिए प्रिजम्पटिव स्कीम है उसको छोड़कर, और इसकी जो टोटल टर्नओवर है या फिर ग्रोथ सीट है वो 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशन कर रहा है जो कि सेक्शन 44AA के अंतर्गत आते हैं वो भी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। या फिर यदि कोई व्यक्ति इनकम अर्न कर रहा है कमीशन और ब्रोकरेज के नेचर की, वो भी इस सेक्शन के अंतर्गत इनकम रिपोर्ट नहीं कर सकता है। या फिर यदि कोई व्यक्ति एजेंसी बिजनेस कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई व्यक्ति कमीशन इनकम भी अर्न कर रहा है और किसी और प्रकार की मान लीजिए रिटेल ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो किस सेक्शन के अंतर्गत कवर्ड होगा? क्या वो सिर्फ ट्रेडिंग इनकम के लिए ये सेक्शन ऑप्ट कर सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो व्यक्ति के लिए लगाई गई है, इनकम के लिए नहीं लगाई गई। यानी कि यदि व्यक्ति कमीशन या ब्रोकरेज इनकम अर्न कर रहा है तो वो सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है क्या वो इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकता है? फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर प्रोफेशन भी आते हैं, इसलिए बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए सेक्शन 44 AD एप्लीकेबल होगा नहीं। इसमें देखना है कि क्या प्रोफेशनल नोटिफाइड प्रोफेशनल तो नहीं है। यदि वो नोटिफाइड प्रोफेशनल है 44AA के अंतर्गत, जैसे कि आर्किटेक्ट, चार्टर अकाउंटेंट, फिल्म आर्टिस्ट एक्स्ट्रा, तो 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकता। लेकिन यदि वो नोटिफाइड प्रोफेशनल नहीं है, मान लीजिए टीचिंग प्रोफेशन से है, तो उस केस में वो सेक्शन 44 AD ऑप्ट कर सकता है। दोस्तों, जो प्रोफेशन सेक्शन 44AA के अंतर्गत नोटिफाई किए गए हैं वो 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रोफेशन की लिस्ट है जैसे कि अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चरल, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियरिंग, फिल्म आर्टिस्ट जैसे कि आर्ट डायरेक्टर, कैमरामैन, डांस डायरेक्टर, डायलॉग राइटर, डायरेक्टर, ड्रेस डिज़ाइन एडिटर, म्यूजिक डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, सिंगर, स्टोरी राइटर, इंटीरियर डेकोरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लीगल, मेडिकल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी। तो ये व्यक्ति 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकते।
फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए कोई डॉक्टर है वो किसी दूसरे डॉक्टर्स को भी हायर करता है और सर्विसेज देता है तो उस केस में माना जाएगा कि प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर रहा है। लेकिन यदि वो एज ए पैसिव एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि जो उसने डॉक्टर्स हायर किए हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो उस केस में वो 44 AD ऑप्ट कर पाएगा। इसी प्रकार ही यदि कोई लॉयर या आर्किटेक्ट कुछ और व्यक्तियों को हायर करता है और काम करता है तो उस केस में भी माना जाएगा कि प्रोफेशन कर रहा है। लेकिन यदि वो पैसिव एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम कर रहा है तो उस केस में वो 44 AD ऑप्ट कर पाएगा। तो इस प्रकार 44 AD लेना है या नहीं लेना है, इस केस में आपको फैक्ट ऑफ द केस चेक करने होंगे। दोस्तों, हमने डिस्कस किया है कि यदि कोई व्यक्ति कमीशन या ब्रोकरेज अर्न करता है तो उस केस में 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन मान लीजिए वो पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनरशिप फर्म कमीशन या ब्रोकरेज का काम करती है, तो उस केस में जो व्यक्ति है वो 44 AD ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि इस केस में जो व्यक्ति है, जो पार्टनरशिप फर्म है, दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी माने जाते हैं, दोनों के ही अलग पैन होते हैं। कमीशन और ब्रोकरेज क्या है ये इनकम टैक्स में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन सेक्शन 194H कमीशन और ब्रोकरेज से डील करता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या कोई इनकम कमीशन या ब्रोकरेज के नेचर की है, क्योंकि इस केस में व्यक्ति 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकता। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि यदि डिस्काउंट या रिबेट दी जाती है तो उसे कमीशन और ब्रोकरेज से एक्सक्लूड किया जाता है। तो मान लीजिए स्टैम्प वेंडर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट से स्टैम्प पेपर खरीदते हैं और आगे डिस्काउंट पे सप्लाई करते हैं, तो उस केस में नहीं कहा जा सकता कि वो कमीशन या फिर ब्रोकरेज का काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो फैक्ट हैं केस के वो आपको चेक करने हैं। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति एजेंसी बिजनेस करता है तो वो 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए किसी पार्टनरशिप फर्म में है जहाँ के पार्टनरशिप फर्म एजेंसी बिजनेस करती है तो उस केस में व्यक्ति 44 AD ऑप्ट कर सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म और व्यक्ति दोनों ही सेपरेट लीगल एंटिटी माने जाएंगे इनकम टैक्स में, क्योंकि दोनों के ही अलग पैन होते हैं। फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ऐसे एसएससी हैं जो कि सेक्शन 44 AD को ऑप्ट कर सकते हैं। इसे इंडिविजुअल ऑप्ट कर सकते हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑप्ट कर सकती है और पार्टनरशिप फर्म भी ऑप्ट कर सकती है जो कि रेजिडेंट हो इंडिया के। लेकिन यदि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में सेक्शन 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकती है। और ये व्यक्ति यदि ऑप्ट करते हैं तो वो डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते, जैसे कि सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA के अंतर्गत दी गई हैं इनकम टैक्स में। और जो डिडक्शन दी गई हैं चैप्टर 6A के अंतर्गत, यानी कि डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ सर्टन इनकम, यानी कि सेक्शन 80HS से लेके 80RRB तक। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 44 AD को रेजिडेंट व्यक्ति ही क्लेम कर सकते हैं, यानी कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF या फिर रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म। लेकिन यदि इनमें से कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है तो सेक्शन 44 AD को ऑप्ट नहीं कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप सेक्शन 44 AD ऑप्ट करते हैं तो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि सेक्शन 80C, 80G, 80TTA, 80TTB, 80U एक्स्ट्रा की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यदि टैक्स पेयर सेक्शन 44 AD के अंतर्गत प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम डिक्लेयर करना चाहता है तो वो ITR 4 सुगम फाइल कर सकता है, यानी कि इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म जो कि रेजिडेंट है इंडिया के और जिनकी की टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है, और इसके अलावा बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, यानी कि सेक्शन 44 AD के अंतर्गत, तो ये फॉर्म ऑप्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए। या फिर वो ITR 3 में भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऑप्शन होती है कि 44 AD को आप ऑप्ट कर सकते हैं यदि आपकी जो टोटल इनकम है 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, लेकिन 44 AD को आप ऑप्ट करना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 44 AD को ऑप्ट करता है, क्या उसे इनकम कंपटीशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड भी अप्लाई होते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए CBDT ने क्लैरिफाई किया था कि ICDC जैसे कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और रिवेन्यू रिकॉग्निशन के अप्लाई होंगे, जो आपकी टर्नओवर या रिसीट डिटरमिन की जाएगी 44 AD के अंतर्गत। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 44 AD के लिए ये आता है कि आपको टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट किस प्रकार कैलकुलेट करनी है। टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट डिफाइन नहीं की गई है सेक्शन 44 AB के अंतर्गत या इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इस केस में हाई कोर्ट जो राजस्थान की है उसने इन टर्म्स को इंटरप्रेट किया था कि टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट के केस में देखा जाएगा कि व्यक्ति की बिजनेस वॉल्यूम कितनी है, जो कि व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, इसलिए टोटल
में तीनों ही एक्सप्रेशन आएंगे, सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट। लेकिन यदि व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्टमेंट हेल्ड की गई है मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो उस केस में इसमें शामिल नहीं किया जाएगा टोटल सेल ग्रॉस रिसीट में। इस प्रकार फ्रेंड्स इसमें सेल ऑफ कमोडिटीज़ आएंगी जिसमें कि एसएससी जो है वो ट्रेड करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रॉपरली ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर रहा लेकिन उसका बिजनेस का नेचर है जैसे कि जो वर्क सर्विस दे रहा है, तो वो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत ही आएंगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लैंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ कर रहा है तो वो इस एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं आएंगी। और जो ग्रॉस रिसीट यहाँ पे वर्ड दिया गया है उसमें सिर्फ रेवेन्यू रिसीट आपको लेनी है, कैपिटल रिसीट नहीं लेनी है, क्योंकि यदि रिसीट किसी और हेड के अंतर्गत टैक्सेबल है जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंतर्गत, तो उसी हेड के अंतर्गत जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत नहीं आएगी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स ऑडिट पर गाइडेंस नोट इशू किया था जिसमें कि बताया गया था कि टर्नओवर आपको कैसे कैलकुलेट करनी होती है। टर्नओवर में आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं लेने होते, लेकिन यदि कमीशन अलाउ की गई है थर्ड पार्टी को तो उसे आपको डिडक्ट नहीं करना है। यदि आपने स्क्रैप सेल की है, उसे मिसलेनियस इनकम के अंतर्गत दिखाया है, तो उसे भी टर्नओवर का ही पार्ट माना जाता है। गुड्स रिटर्न की गई है, प्राइस एडजस्टमेंट की गई है, ट्रेड डिस्काउंट दिए गए हैं या बिल कैंसिल किए गए हैं, तो इसे टोटल सेल से आपको डिडक्ट करना है। एंसिलरी चार्जेस जैसे कि पैकिंग, फ्रेट, फॉरवर्डिंग, इंटरेस्ट, कमीशन, वो एक्सक्लूड करने होते हैं आपको टर्नओवर से। लेकिन यदि कोई सेपरेट डिमार्केशन नहीं की गई है तो उस केस में यानी कि इनवाइसेस में सेपरेटली नहीं शो किए गए हैं तो ये टर्नओवर का ही पार्ट माने जाते हैं। यदि पैकिंग, फ्रेट, फॉरवर्डिंग रिम्बर्स हो जाते हैं तो उस केस में टर्नओवर का पार्ट नहीं होते। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है 44 AD से रिलेटेड वो ये कि क्या टर्नओवर में जीएसटी को इंक्लूड करके दिखाना है या फिर एक्सक्लूड करके। फ्रेंड्स यदि आप ITR 3, ITR 5, 6 देखते हैं तो वहाँ पे बताया गया है कि सेल या ग्रॉस रिसीट जब आपको दिखानी है तो वो नेट ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस दिखानी है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ITR 4 में भी जब आप 44 AD के लिए टर्नओवर एंटर करेंगे तो उसमें आपको जीएसटी को एक्सक्लूड करके दिखाना है, क्योंकि जीएसटी तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। इसलिए टर्नओवर को जीएसटी से जब एक्सक्लूड कर देंगे जो नेट फिगर आएगी उसके ऊपर ही आपको 8% या 6% डीम्ड इनकम दिखानी है। देखिए फ्रेंड जब आप ITR 3 देखते हैं तो वहाँ पे जब आप सेल ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विस की फिगर दिखाते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आपको नेट ऑफ रिटर्न्स, रिफंड, ड्यूटी और टैक्सेस यहाँ पे दिखानी है। इसी प्रकार ITR 4 में भी आपको जो टर्नओवर दिखानी है वो जीएसटी को एक्सक्लूड करके ही एंटर करनी है। फ्रेंड्स ये ITR 4 में ग्रोस टर्नओवर ग्रोस रिसीट दी गई है, यहाँ पे आपको नेट ऑफ जीएसटी ही यहाँ पे ये टर्नओवर या रिसीट एंटर करनी है, क्योंकि उसके बेस पे ही आपकी प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट होगी। 6% यदि डिजिटल मोड से आपने ये अमाउंट रिसीव किया है या 8% यदि आपने कैश से रिसीव किया है। इसलिए यदि आप यहाँ पे जीएसटी को इंक्लूड करके टर्नओवर दिखा देंगे तो यहाँ पे आपकी डीम्ड इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि जो जीएसटी है वो तो आपने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट किया है और गवर्नमेंट को पे हो जाता है। यदि आपने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी रजिस्ट्रेशन ली हुई है तो उस केस में आपने जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट जीएसटी में रिपोर्ट की है वो भी आपको यहाँ पे शो करनी होती है। हर जीएसटी नंबर के लिए आपको यहाँ पे अलग से मेंशन करना है, जीएसटी नंबर मेंशन करना है और एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर जीएसटी रिटर्न फाइल्ड वो भी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो यहाँ पे भी इंश्योर कीजिएगा कि जो आप टैक्सेबल वैल्यू है वही दिखाएं जीएसटी को एक्सक्लूड करके, ताकि आपने जो ऊपर टर्नओवर रिपोर्ट की है और जो आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे वो मैच कर जाए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आप एनुअल वैल्यू यहाँ दिखाएंगे आउटवर्ड सप्लाई की, वो जीएसटी की एनुअल रिटर्न से नहीं दिखानी है, बल्कि जो आपने मंथली जीएसटी की रिटर्न फाइल की है हर जीएसटी नंबर के लिए उनका आपको टोटल करना है पूरे साल का और उसके बेसिस पे यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है। कौन सी आइटम है जो कि आप टर्नओवर से डिडक्ट कर सकते हैं। ICAI के गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग आप इंसेलरी चार्जेस, पैकिंग, फ्रेट, फॉरवर्डिंग, इंटरेस्ट, कमीशन डिडक्ट कर सकते हैं यदि आप इसे सेपरेटली इंडिकेट करते हैं इनवॉइस में। कैंसलेशन ऑफ द बिल्स आप लेस कर सकते हैं। कैश डिस्काउंट जो अलाउ किया गया है, प्राइस एडजस्टमेंट की गई हैं, प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न्ड, सेल प्रोसीज ऑफ शेयर, सिक्योरिटी, डिबेंचर जो कि आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे हेल्ड किए हैं या फिर यदि आपने फिक्स्ड एसेट सेल किए हैं, क्योंकि ये रीसेल के लिए नहीं होते हैं। इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की प्रोसीड,
प्लेस कर सकते हैं। स्पेशल रिबेट जो कि कस्टमर को अलाउ की जाती है, जो कि कमीशन के नेचर की नहीं होती है। स्टॉक सरेंडर किया गया है सर्वे के दौरान। ट्रेड डिस्काउंट या फिर टर्नओवर डिस्काउंट जो दिए गए हैं। कौन सी ऐसी आइटम है जो कि आप टर्नओवर से लेस नहीं कर सकते हैं। यदि कोई एडजस्टमेंट सेल से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि बेड डॉट आपने राइट ऑफ किए हैं, या कैश डिस्काउंट जो कि आपने इनवाइस या बिल में शो नहीं किए थे, या फिर कमीशन जो आपने अलाउ की है थर्ड पार्टीज़ को, स्क्रैप का सेल किया है, बाय प्रोडक्ट सेल किए हैं, या जो स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे आपने शेयर, सिक्योरिटी, डिवेंचर रखे थे वो सेल किए हैं, या फिर स्पेशल रिबेट जो कि कमीशन की तरह है, इन्हें आप टर्नओवर से लेस नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति गुड्स की ट्रेडिंग करता है तो टर्नओवर होती है, लेकिन यदि वो सर्विस ही देता है तो उस केस में उसे ग्रॉस रिसीट मिलती है। तो उस केस में उसे क्या इंक्लूड करना है, इसके लिए गाइडेंस नोट में बताया गया है कि यदि एडवांस रिसीव किए गए हैं कस्टमर से, फॉरफिट कर लिए गए हैं, वो भी इंक्लूड होंगे। इसके अलावा कैश इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्ट, चार्जेस रिकवर्ड नॉट बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड, commission, brokerage, service charges and other incidental charges received by chit fund, consolidation amount for transportation, boarding and lodging and other facility, inspect of packing, tour received from member of a group, tour by a travel agent, dividend on share received by dealer in share, duty drawback, exchange difference, net on export sale on the same principle as reimbursement of expenses, finance income of lesser, gross receipt including lease rent in the business of operating lease, higher charges and installment received in the course of hire purchase, higher charges of cold storage, insurance claim except on fixed assets, interest income where income is assessed as business income, interest income received by a money lender, liquidated damages, profit on sale of import license, recovery of charges from client by advertising agency where the ad agency books space or time slot in bulk and then sell to the client, reimbursement of expense incurred if the same are not credited to separate account, and if they are credited to separate account, then net surplus, rental income where it is assessed as business income, sale of scrap wastage if it not treated as part of turnover। कौन सी ऐसी आइटम है जो कि आपको ग्रॉस रिसीट में इंक्लूड नहीं करनी है। वो आइटम है एडवांस फॉरफिटेड फॉर फिक्स्ड एसेट, एडवांस रिसीट फॉर सर्विस टू बी रेंडर्ड। ये अभी लाइबिलिटीज़ हैं, इसलिए ये इंक्लूड नहीं किए जाएंगे जब तक कि सर्विस रेंडर ना कर दी जाए। डिविडेंड यदि शेयर पे रिसीव होता है एक्सेप्ट जहाँ पे कि एसएससी ही शेयर का डीलर है उसे छोड़ के। इंटरेस्ट इनकम नॉट असेसेबल एज बिजनेस इनकम, रिम्बर्समेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग चार्जेस रिसीव्ड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंट फ्रॉम क्लाइंट, रिम्बर्समेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग चार्जेस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट बाय ए रिक्रूटिंग एजेंट, reimbursement of custom duty and other charges received by clearing agent, reimbursement of payment to airline, railway extra which are received by travel agent, rental income which is not accessible as business income, sale of fixed assets, sale proceeds of investments, share of profit of partner of total income of a firm LLP excluded from his total income under section 10(2)(a), राइट बैक ऑफ अमाउंट नो लॉन्गर पेबल टू क्रेडिटर, राइट बैक ऑफ प्रोविजन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। यदि कोई व्यक्ति शेयर, सिक्योरिटी या डेरिवेटिव में डील करता है तो उस केस में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए ICAI ने गाइडेंस नोट में ही बताया है कि स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के केस में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस देखना है कितना है और उसे टोटल करके उसे टर्नओवर माना जाएगा। डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में टोटल फेवरेबल और अनफेवरेबल का डिफरेंस किया जाएगा। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ फ्यूचर को ऐड किया जाएगा और रिवर्स ट्रेड जो एंट्री किए हैं उसके डिफरेंस को भी ऐड किया जाएगा। लेकिन यदि डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन है तो उस केस में आपको टोटल सेल की वैल्यू देखनी है। यदि ये शेयर आपने स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे हेल्ड किए हैं, यदि मटेरियल क्लाइंट के द्वारा सप्लाई किया गया है, क्या उसे ग्रॉस रिसीट में इंक्लूड करना है? जी नहीं, इस केस में मटेरियल को ग्रॉस रिसीट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके लिए CBDT ने क्लैरिफिकेशन इशू की थी। यदि टैक्स पेयर के द्वारा बिजनेस स्पाउस के नाम से किया जाता है और सेक्शन 64 के अंतर्गत इनकम क्लब भी की जाती है तो क्या सेक्शन 44 AD के लिए भी जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है वो ऐड की जाएगी? जी नहीं फ्रेंड्स, सेक्शन 64 या सेक्शन 44 AD में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं दी गई कि आपको टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट ऐड करनी है स्पाउस की।
यदि किसी टैक्स पेयर का टीडीएस कटा है तो उसे वो ऐड बैक करना है ताकि वो प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत 8% या 6% जो उसे टर्नओवर पे कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि इसके लिए सेक्शन 198 में प्रोविज़न दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति का टीडीएस कटा है तो वो इसकी इनकम का ही पार्ट होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रिजेंटिव स्कीम को ऑप्ट इन करना चाहता है या ऑप्ट आउट करना चाहता है, क्या इसके लिए कोई प्रोसीजर है? जी नहीं फ्रेंड्स, इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई इंटीमेशन नहीं देना है, ना ही इसके लिए आपको कोई अप्रूवल लेनी है। यदि आप इस स्कीम को ऑप्ट इन करना चाहते हैं तो जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं। आपको 8% ऑफ द टर्नओवर या ग्रोस रिसीट अपनी इनकम दिखानी है या 6% डिजिटल टर्नओवर के केस में। इसी प्रकार यदि आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो उस केस में यदि आप 8% ऑफ टर्नओवर या 6% इन केस ऑफ डिजिटल टर्नओवर से यदि कम दिखाते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने स्कीम से ऑप्ट आउट कर लिया है। यदि कोई व्यक्ति एक बार सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर लेगा तो उसके बाद यदि वो ऑप्ट आउट करता है उसके लिए क्या कंडीशन है? फ्रेंड्स, यदि एक बार SSC 44AD सेक्शन को ऑप्ट कर लेता है तो जिस साल उसने ऑप्ट किया है उसके बाद अगले 5 सालों के लिए भी उसे सेक्शन 44AD के अंतर्गत ही प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम दिखानी है, यानी कि 8% ऑफ टर्नओवर या 6% इन केस ऑफ डिजिटल टर्नओवर। यदि वो डिक्लेयर करेगा लॉस या फिर इस परसेंटेज से कम प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा तो उस केस में वो ऑप्ट आउट हो जाएगा इस स्कीम से और अगले 5 सालों तक वो सेक्शन 44AD को ऑप्ट नहीं कर पाएगा जब वो इससे ऑप्ट आउट करेगा। इसे हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 18-19 में टैक्स पेयर के द्वारा प्रिजम्पटिव बेसिस पे स्कीम ऑप्ट की गई है और वो 8% डीम्ड इनकम दिखा देता है और अगले साल में मान लीजिए उसकी टर्नओवर सेम है और वो डीम्ड इनकम 8 लाख रुपीज़ दिखाता है तो वो 44AD को ऑप्ट कर सकता है। लेकिन मान लीजिए असेसमेंट ईयर 21-22 में वो 4 लाख रुपीज़ इनकम शो करना चाहता है तो उस केस में 44AD ऑप्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा वो असेसमेंट ईयर 22-23 से असेसमेंट ईयर 26-27 तक यानी कि अगले 5 सालों तक भी सेक्शन 44AD को ऑप्ट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो टैक्स ऑडिट करवाना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति सेक्शन 44AD के अकॉर्डिंग प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम टैक्स पे करता है तो उस केस में यदि उसकी टोटल सेल टर्नओवर या ग्रॉस रसीद 2 करोड़ रुपये तक है तो भी उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर लेता है तो लगातार 6 सालों तक उसे इसके अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना है। यदि वो किसी साल इसमें से ऑप्ट आउट करेगा तो उस केस में उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होंगी और टैक्स ऑडिट भी कराना होगा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आपको टैक्स ऑडिट तभी कराना है यदि आप इंडिविजुअल और HUF हैं। आप सेक्शन 44AD को पहले ऑप्ट करते हैं और बाद में ऑप्ट आउट कर लेते हैं और जिस साल आप ऑप्ट आउट कर रहे हैं उस साल आपकी जो टोटल इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि 2,50,000 से। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट की एग्जम्पशन नहीं दी गई है जैसे कि इंडिविजुअल और HUF के केस में दी गई है। इसलिए यदि पार्टनरशिप फर्म ऑप्ट आउट करेगी तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा टैक्स ऑडिट कराना। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर लेता है लेकिन नेक्स्ट ईयर्स में 44AD को ऑप्ट नहीं करता है और कम प्रॉफिट दिखाता है और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को भी डिले से फाइल करता है ड्यू डेट के बाद, तो क्या उसे बेनिफिट डिनाई किया जा सकता है लोअर रेट का? आंसर है नहीं, क्योंकि ITAT ने सेक्शन 44AF से रिलेटेड एक डिसीजन दिया था जिसमें कि बताया गया था कि यदि व्यक्ति डिले से भी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करता है तो उसे बेनिफिट डिनाई नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर 2021 में 44AD को ऑप्ट करता है लेकिन 21-22 में वो ऑप्ट आउट कर देता है, लेकिन यहाँ पे उसकी जो टोटल इनकम है वो 2,50,000 से कम है, तो क्या उसे टैक्स ऑडिट कराना होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होंगी? आंसर है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इस केस में व्यक्ति की टोटल इनकम जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है 2,50,000 उससे ज़्यादा नहीं है। इसलिए यदि वो अमाउंट जो 8% ऑफ टर्नओवर या 6% ऑफ टर्नओवर से लेस भी दिखाएगा तब भी उसे बुक्स ऑफ अकाउंट या टैक्स ऑडिट को करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 44AD को ऑप्ट करती है, क्या जो पार्टनर को इंटरेस्ट दिया गया है या जो रेम्युनरेशन दी गई है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकती है? आंसर है नहीं फ्रेंड्स। असेसमेंट ईयर 17-18 से इनकम टैक्स में अमेंडमेंट की गई थी और यदि पार्टनरशिप फर्म 44AD को ऑप्ट करती है तो वो
पार्टनर को जो इंटरेस्ट पे किया गया है या रेमुनरेशन पे की गई है उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती हैं। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 44AD को ऑप्ट करती है, क्या पार्टनर को रेमुनरेशन इंटरेस्ट नहीं पे कर सकती? जी नहीं फ्रेंड्स, जो पार्टनरशिप फर्म है वो इंटरेस्ट और रेमुनरेशन पे कर सकती है, लेकिन इसकी डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलती है। क्योंकि ये डिडक्शन नहीं मिलती है इसलिए पार्टनर के एंड में भी टैक्सेबल नहीं होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंतर्गत, और ये टैक्स फ्री होगा अमाउंट जो इंटरेस्ट और रेमुनरेशन का दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 44AD को ऑप्ट करता है तो उसे कौन सी कंप्लायंस करनी है? इस केस में व्यक्ति चैप्टर 6A के अंतर्गत जो पार्ट C की डिडक्शन है वो क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन रॉयल्टी इनकम के लिए सेक्शन 80 QQB और 80 RRB की डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके अलावा वो सेक्शन 30 से सेक्शन 38 की जो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा की डिडक्शन है वो क्लेम नहीं कर सकता। वो पार्टनरशिप फर्म के केस में सैलरी और इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। इस केस में व्यक्ति को एडवांस टैक्स भी पे करना होता है 15 मार्च से पहले, फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले। यहाँ पे व्यक्ति को जो एडवांस टैक्स पे करना है वो एलिजिबल बिजनेस के लिए करना है 15 मार्च तक, और यदि उसका अदर देन एलिजिबल बिजनेस है तो उस केस में जो एज पर नॉर्मल शेड्यूल से एडवांस टैक्स को पे करना होता है। इस केस में व्यक्ति टर्नओवर या ग्रोस सीट के अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटिव इनकम ऑफर करता है, यानी कि 8% या 6% यदि डिजिटल मेथड से रिसीव हुई है। इसके अलावा व्यक्ति यदि कैश में अमाउंट रिसीव करता है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकता। सेक्शन 269 ST को आपको रेफर करना है। इनकम कंप्यूटेशन और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए, और व्यक्ति ITR 4 यानी कि सुगम फाइल कर सकता है। दोस्तों, यदि टैक्स पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करता है, क्या फिर भी उसे असेसिंग ऑफिसर को ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंसी, नेट प्रॉफिट या सन्ड्री डेट और क्रेडिटर की डिटेल देनी होगी? इसके लिए आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 की एक्सप्लेनेशन रेफर करनी है, जिसमें कि बताया गया है कि यदि टैक्स पेयर के द्वारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं की जाती हैं और रिटर्न में वो टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट या ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है तो उस केस में उसे बताना है कि किस बेसिस पे ये कंप्यूट की गई हैं। इसके अलावा उसे सन्ड्री डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर भी डिस्क्लोज करने हैं। ये जो प्रोविजन है वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के आने से पहले की डाली हुई है, लेकिन इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दी गई थी कि जो व्यक्ति प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट करते हैं उनसे डिटेल मांगी नहीं जा सकती कि ईयर एंड पे उनके डेटर, क्रेडिटर या स्टॉक इन ट्रेड कितने हैं। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति गुड्स की ट्रेडिंग भी करता है और सर्विसेज भी देता है, यानी कि एक से ज़्यादा एक्टिविटी करता है, तो सेक्शन 44AD की एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर या जो रसीट है एक्टिविटी से वो देखनी होगी। यदि वो 2 करोड़ से कम है तो वो 44AD ऑप्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है 1.3 करोड़ की और सर्विसेज देता है 0.81 करोड़ की, यानी कि 81 लाख की, तो जो टोटल अमाउंट है वो 2 करोड़ रुपए से यहाँ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 44AD को ऑप्ट नहीं किया जा सकता। क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस किया जा रहा है वहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सेम है, इसलिए 44AD को ऑप्ट नहीं किया जा सकता। आपको नॉर्मल प्रोविज़न के अंतर्गत यहाँ पे टैक्स पे करना होगा। आप यहाँ पे 2 अलग बिजनेस अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए आप अलग बिजनेस अज्यूम करेंगे और सर्विसेज के लिए अलग। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 44AD को ऑप्ट करके रिटर्न फाइल कर देता है, क्या बाद में असेसिंग ऑफिसर इस बेसिस पे एडिशन कर सकता है कि आप बैंक में किसी एंट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि इस केस में जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की गई है उसमें ही एक कंडीशन दी गई है कि व्यक्ति को जो है अकाउंट बुक मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर किसी डिस्क्रिपेंसी के लिए एडिशन नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा पार्टनरशिप फर्म से सैलरी और इंटरेस्ट रिसीव होता है, क्या वो सेक्शन 44AD ऑप्ट कर सकता है? आंसर है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि इस केस में जो उसे इनकम हुई है वो कोई टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट नहीं हुई है, वो उसे सैलरी या इंटरेस्ट मिला है पार्टनरशिप फर्म से, इसलिए सेक्शन 44AD को ऑप्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यदि टैक्स पेयर के द्वारा सेक्शन 44AD ऑप्ट किया गया है
लेकिन उसने जो पेमेंट की है उसमें से उसने टीडीएस नहीं काटा है। क्या इस एक्सपेंस की डिसअलाउंस की जा सकती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा? आंसर है नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि सेक्शन 44 AD जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, जो कि टर्नओवर के बेस पे या ग्रोस रिसीट के बेस पे आपको डीम्ड इनकम टैक्सेबल करनी होती है। इसलिए असेसिंग ऑफिसर एक्सपेंसेस को डिसअलाउ नहीं कर सकता है कि आपने टीडीएस नहीं काटा है इस वजह से। दोस्तों, क्या असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 44 AD के अंतर किसी व्यक्ति की इनकम को एस्टिमेट कर सकता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति की टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा थी, लेकिन उसने बुक्स ऑफ अकाउंट टोटली नहीं कराई है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर डायरेक्टली 44 AD को के बेसिस पे एडिशन कर सकता है, यानी कि 8% डीम्ड इनकम मान सकता है? आंसर है नहीं। इस केस में पहले असेसिंग ऑफिसर को जो बुक्स ऑफ अकाउंट टैक्स पेयर ने मेंटेन किया उन्हें रिजेक्ट करना होगा, उसके बाद वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा सेक्शन 44 AD को ऑप्ट किया गया है और उसके बैंक अकाउंट में पता चलता है कि उसने कैश डिपॉजिट कराया है, क्या असेसिंग ऑफिसर इसे अनडिस्क्लोज कैश क्रेडिट मान सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि इस केस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट किया गया है, इसलिए सेक्शन 69A की जो एडिशन है वो नहीं की जा सकती। यदि रॉ मटेरियल मेन कॉन्ट्रैक्टर से बिलोंग करता है, क्या इसे सब कॉन्ट्रैक्टर के टर्नओवर में ऐड किया जा सकता है? हाई कोर्ट ने इसके लिए डिसीजन दिया था कि इस केस में सब कॉन्ट्रैक्टर का नेट प्रॉफिट एस्टिमेट करते हुए मेन कॉन्ट्रैक्टर का रॉ मटेरियल ऐड नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सेक्शन 44 AD को असेसिंग ऑफिसर कब अप्लाई कर सकता है? मान लीजिए कोई सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की हैं जिसमें कि उसने बहुत ज़्यादा सैलरी और वेजेस जो हैं वो क्लेम की हैं एक्सपेंसेस के तौर पे। जब असेसिंग ऑफिसर ने इनकी डिटेल मांगी तो सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने इसे रिजेक्ट कर दिया और 8% के अकॉर्डिंग जो है डीम्ड इनकम मानी सिविल कॉन्ट्रैक्टर की। इस केस में ITAT ने कहा कि असेसिंग ऑफिसर जस्टिफाइड है, इस केस में वो 8% एडिशन कर सकता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, क्या असेसमेंट के दौरान उसकी 8% डीम्ड इनकम मानी जा सकती है? इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था। असेसिंग ऑफिसर ने डिसअलाउंस कर दी थी टैक्स पेयर की, जिसकी वजह से कि नेट प्रॉफिट 59% हो गया था। तो उस केस में CIT अपील के द्वारा कहा गया कि इस केस में 8% डीम्ड इनकम मानी जा सकती है व्यक्ति की, हालांकि व्यक्ति की टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की बुक्स असेसिंग ऑफिसर के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई हैं और इनकम एस्टिमेट की गई है सेक्शन 44 AD के अंतर्गत, क्या वो डेप्रिसिएशन की डिडक्शन क्लेम कर सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि इस केस में माना जाता है कि आपको सभी प्रकार के एक्सपेंसेस की डिडक्शन अलाउ कर दी गई है, इसलिए आप सेपरेट डिडक्शन डेप्रिसिएशन की क्लेम नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि किसी टैक्स पेयर ने बुक्स ऑफ अकाउंट में कम इनकम दिखाई है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर को पता चलता है कि उसके 26 ईयर्स में ज़्यादा इनकम आ रही है, जो कि टैक्स पेयर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं की है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर उस एडिशनल इनकम में 8% डीम्ड इनकम मान सकता है। इसके लिए ITAT ने डिसीजन दिया है। दोस्तों, यदि टैक्स पेयर के द्वारा 8% से कम इनकम दिखाई गई है और ऑडी रिपोर्ट नहीं फर्निश की गई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए और इंटीमेशन आ जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, तो बाद में असेसिंग ऑफिसर उसकी रीअसेसमेंट कर सकता है, क्योंकि यदि आप 8% से कम इनकम दिखाते हैं तो आपको टैक्स ऑडी रिपोर्ट फाइल करनी होती है। यदि आपने नहीं की है तो इनकम स्केपिंग असेसमेंट करके असेसिंग ऑफिसर रीअसेसमेंट कर सकता है और 8% जो इनकम है 44 AD के अंतर्गत वो मान सकता है। यदि किसी व्यक्ति की बुक्स ऑफ अकाउंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है असेसिंग ऑफिसर के द्वारा क्योंकि वो सन्ड्री क्रेडिटर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो क्या उसकी सन्ड्री क्रेडिटर की भी एडिशन की जा सकती है और 8% इनकम भी मानी जा सकती है? इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि एक्ट में ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि व्यक्ति के दोनों ही इनकम जो है वो ऐड ना की जाए, यानी कि 8% डीम्ड इनकम भी मानी जा सकती है 44 AD के अंतर्गत, और इसके साथ ही व्यक्ति की एडिशन भी की जा सकती है यदि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कैश क्रेडिट या सन्ड्री क्रेडिट है उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दोस्तों, यदि कोई टैक्स पेयर 44 AD को ऑप्ट कर लेता है, क्या फिर भी उसे बताना होगा हर एंट्री के लिए कि उसने बैंक में कैश डिपॉजिट कहाँ से किया है? आंसर है नहीं। इसमें हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि यदि व्यक्ति के द्वारा 44 AD ऑप्ट की गई है तो उस केस में उसने जो कैश डिपॉजिट किया है उसे हर एंट्री के लिए बताने की आवश्यकता नहीं है असेसिंग ऑफिसर को। यदि इस एंट्री का कोई रिलेशनशिप नहीं है बिजनेस से तो ही उसे एक्सप्लेन करनी है, अदरवाइज एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है।
दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की एलिजिबल बिजनेस से भी टर्नओवर है और नॉन एलिजिबल बिजनेस से भी, तो क्या वो एलिजिबल बिजनेस को सेक्शन 44 AD के अंतर्गत दिखा के 8% डीम्ड इनकम पे कर सकता है? और नॉन एलिजिबल बिजनेस के लिए क्या वो ये कह सकता है कि अब क्योंकि उसकी टर्नओवर स्पेसिफाई लिमिट से कम है, यानी कि 2 करोड़ से कम है, उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है? इसके लिए डाउट है कि आपके लिए यह केस एप्लीकेबल होगा, इसलिए सेफ साइड पे रहने के लिए यदि आपकी एलिजिबल और नॉन एलिजिबल बिजनेस से टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो आप टैक्स ऑडिट करा लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, जिससे कि आप GST और इनकम टैक्स के लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी टैब के अंतर्गत हम मेंबर्स के लिए GST और इनकम टैक्स के केस लॉज और आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, जिन्हें कि आप रेफ़र कर सकते हैं। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।